सीएम धामी से क्रीड़ा भारती के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। नई खेल नीति बनाए जाने पर सीएम धामी का जताया आभार। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश के खिलाड़ी खेल में नाम कर रहे रोशन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राहुल पर निशाना। सीएम धामी ने कहा कि राहुल देश के लोकतंत्र का बना रहे मजाक। विदेश में बयान देकर घिरे राहुल गांधी। दून अस्पताल में मोतियाबिंद जागरूकता अभियान का आयोजन। एक सप्ताह के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। चिकित्सकों ने मोतियाबिंद को लेकर स्थानीय लोगों को दी जानकारी। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हुए शामिल। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। आम जनता को महंगाई का लग सकता है झटका। 1 अप्रैल से बिजली 12% हो सकती है महंगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने लगाई मुहर। 27,50,872 उपभोक्ता होंगे प्रभावित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में क्रीड़ा भारती के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य में नई खेल नीति बनाए जाने और खिलाड़ियों के हित में राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा के बल पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य में खिलाड़ियों को बेहतर माहौल और सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अनेक कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। राज्य में नई खेल नीति बनाकर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है और साथ ही खिलाड़ियों को उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया। क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को खेलों के विकास और खिलाड़ियों के हित से संबंधित ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा है। विदेश में दिए गए अपने बयान को लेकर राहुल गांधी लगातार घिर रहे हैं। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस सांसद पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी किसी खास एजेंडे के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके साथ ही कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सांसद के रूप में रहना पसंद नहीं है, ये बयान देश के संविधान और उन्हें चुनने वाली जनता का अपमान है। इसके साथ ही धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि जिस तरह पीएम देश का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा विश्व उनके नेतृत्व का लोहा मान रही है। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश जाकर विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाई हैं। वह निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है और ये उस देश की धरती पर जिसने हमारे देश को बरसों तक गुलाम बना कर रखा, किसी एजेंडे के तहत निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने को सांसद न होना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं सांसद गलती से मुझे रहना पसंद नहीं है, वह भी देश की जनता का अपमान है, भारत का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और वैसे भी इनको ये बोलने का कोई हक नहीं है। इनके पूर्वजों ने किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस प्रकार से लोगों को जेल में डालने का काम किया था, ये पूरा भारत जानता है। उत्तराखंड से देहरादून में मोतियाबिंद जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इससे लोगों को जागरूक किया जाने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि हमारे शरीर के सबसे खास और नाजुक अंगों में से एक होती है आंखें। अगर इनका ख्याल न रखा जाए तो छोटी सी परेशानी जिंदगी भर की तकलीफ बन सकती है। लेकिन लोग आंखों की सेहत पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए।
यही वजह है कि 40 की उम्र तक आते आते कई लोग आंखों की गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। उनमें से काला मोतियाबिंद एक है। काला मोतिया के अधिकतर मामलों में कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते और इसलिए ये दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। काला मोतिया में हमारी आंखों की ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है और जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अगर ऑप्टिक नर्व पर लगातार दबाव बढ़ता रहेगा तो नष्ट भी हो सकती है। नेत्र विशेषज्ञ सुशील ओझा ने कहा कि काला मोतियाबिंद की जागरूकता के लिए हम एक जागरूकता सप्ताह जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि बढ़ रही इस गंभीर समस्या से लोगों को निजात मिल सके। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो ब्लाइंडनेस का नंबर 2 कॉज है और इसके लिए अवेयरनेस सप्ताह पहले डे मनाया जाता था। आज की तारीख में पिछले 8-10 सालों से सप्ताह मनाते हैं, क्योंकि जितनी इसकी प्रेवलेंस है ब्लाइंडनेस की, उस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही थी। तो हम विभिन्न माध्यमों से इस 7 दिनों में सबसे पहले तो स्क्रीनिंग करते हैं अस्पताल में आए हुए मरीजों की, और पेशेंट को भी, जैसे हमने अपनी MBBS बच्चों को जागरूक करा इस बीमारी के बारे में, हम पेशेंट्स को भी जागरूक करते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए जानने की है कि इसमें कॉमन मैन के लिए तो सिर्फ इतना है कि आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्दे की नस डैमेज होने लगती है। तो शुरुआती समय में अगर इसका हमें पता चलता है तो इसका इलाज दवा से ही किया जा सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद अगर दवा असर नहीं कर पा रही है, तब फिर ऑपरेशन एक विकल्प पड़ता है। लेकिन जैसे सफ़ेद मोतिया में होता है, ऑपरेशन के बाद जो रोशनी गई पूरी आ जाती है, पर इसमें जितनी रोशनी चली गई वो तो नहीं आ सकती, लेकिन जितनी है उस रोशनी को बचाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की तरफ से शनिवार को अमृत हॉल रेसकोर्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए और जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान आयोजित किए गए नारी शक्ति सम्मान समारोह के अंतर्गत उत्तराखंड के भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके तहत जनपद देहरादून की महिला हेल्पलाइन में कार्यरत उप निरीक्षक किरण डोभाल और महिला कांस्टेबल चंपा दीवान समेत कई महिलाओं को उत्कृष्ट काम करने पर सम्मानित किया गया। इनकी तरफ से विगत 1 साल से भी ज्यादा समय से महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में तुरंत काउंसलिंग कराकर पीड़िताओं की हर संभव मदद की जा रही है। इनके द्वारा की जा रही काउंसलिंग के फलस्वरूप कई पीड़ित महिलाओं के परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है। इनके इस कार्य की सराहना महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम कंडवाल ने इस सम्मान समारोह में की। प्रदेश में आम जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लग सकता है। आगामी 1 अप्रैल से बिजली 12% तक महंगी हो सकती है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस पर मुहर लगा दी है। आयोग ने 23 मार्च को बढ़ी हुई दरें जारी कर दी और जारी करने वाले इस बढ़ोतरी से प्रदेश के 27,50,872 उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इस साल UPCL ने नियामक आयोग के सामने बिजली दरों में 16.96%, UJVNL ने करीब 2.43% और साथ ही पिटकुल ने 9.27% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। आयोग ने इन सभी प्रस्तावों पर प्रदेश भर में जन सुनवाई कर हितधारकों और तीनों ऊर्जा निगमों की बातें सुनी। अब आयोग ने बोर्ड की बैठक कर सभी के प्रस्तावों पर मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक नियामक आयोग ने UPCL के टैरिफ में करीब 12% बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के बजट की तारीफ की है। निशंक ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखकर बजट बनाया जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर धामी सरकार ने विशेष फोकस किया। बता दें कि प्रदेश सरकार के बजट के प्रचार प्रसार के लिए भाजपा प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की तारीफ कर रही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का ये बजट रोजगार परक है जिसमें रोजगार के नए आयामों को खोलने पर विशेष फोकस किया गया। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए गए।
कृषि और उद्यान के क्षेत्र में धामी सरकार ने विशेष फोकस किया। वहीं पर्यटन गतिविधियों को प्रदेश में बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान किया। इससे प्रदेश के हर जिले में पर्यटन गतिविधियां बढ़ सकें। इतना ही नहीं, रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी दशक उत्तराखंड के विकास का बताया, उसी दिशा में ये बजट राज्य के विकास में अहम साबित होगा। कि किस चीज़ की घेराबंदी कर रहे हैं? वो तो सदन चलने ही नहीं देते हैं। उनकी तो इच्छा ही नहीं होती वो चलाए ना, वो सदन चलाएं। वो कहाँ चलाने देते? वो अल्लाह के अलावा कुछ रही नहीं। वो सड़क पर है तो वो अल्लाह, वहाँ है तो वो अल्लाह। बल्कि एक कदम आगे जा कर के ऐसे व्यवहार, ये सदन है, ये पूरा चेहरा है, पूरे ये लोकतंत्र है साहब भारत का। और भारत जैसे लोकतंत्र की उस लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। तो वो कहाँ चाह रहे हैं? उन्होंने चाह होता, हमारे गवर्नमेंट तो तैयार है, लेकिन जब उनकी चाह ही नहीं है तो क्या करेगा दूसरा? उत्तराखंड सरकार की तरफ से वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाए जाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देहरादून के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक देहात महोदया, क्षेत्र अधिकारी विकासनगर महोदय के निर्देशन में मादक पदार्थों की बिक्री और नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाए जाने और तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने संबंधी उचित दिशा निर्देश देकर थाना त्योनी स्तर पर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक नेपाली मूल के नशा तस्कर को 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, नशा तस्कर को जेल भेज दिया। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। पूर्व सीएम उत्तराखंड और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों अपने गृह जनपद बागेश्वर के दौरे पर हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार को भगत सिंह कोश्यारी जिला मुख्यालय स्थित कुमाऊं की काशी के नाम से सुमार विश्व प्रसिद्ध बागनाथ धाम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर परिसर में मौजूदा पार्टी जिलाध्यक्ष व पार्टी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद बागनाथ मंदिर में उन्होंने आशीर्वाद लिया और साथ ही प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। निरंतर कार्रवाई की जा रही है हमारे देहरादून पुलिस की तरफ से। इसमें एसएसपी सर के निर्देश थे कि नशे के विरुद्ध हमें ये कार्रवाई करनी है, तो उसी में सफलता मिली है। थानाध्यक्ष त्यूनी को, उनके नेतृत्व में एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, कल ये गिरफ्तार हुआ है और इसके पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस मिली है। और चूंकि बेसिकली ये नेपाल का रहने वाला है, तो इससे पूछताछ की जा रही है और इसके पूरे आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ से ये लेके आया था और कहाँ ले जा रहा था। और इसमें कप्तान साहब के द्वारा इसमें टीम को 5000 का नकद इनाम भी दिया गया है। क्योंकि अभी हम इसके बारे में बेसिकली ये नेपाल का रहने वाला है और वहाँ पे ये जिला डांग है, प्रांत लुम्बिनी, वहाँ का रहने वाला है। तो वहाँ पे हम जानकारी कर रहे हैं कि इसका और क्या आपराधिक इतिहास है और किन घटनाओं में ये शामिल रहा है। और इससे पहले भी ये यहाँ इस एरिया में आया है और इसने ये दिया है, तो वो सब हमारे विवेचना, क्योंकि इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो ये विवेचना का पार्ट है, तो वो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लाखों में इसकी कीमत ना भी जाएगी क्योंकि ये काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी है, कमर्शियल क्वांटिटी है, 3 किलो 560 ग्राम। देखिए, चूँकि नशे के विरुद्ध हमारा मतलब ये तो हमारा मिशन स्टेटमेंट भी है कि हमें ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है और इसी पर परिकल्पना की जाए। देवभूमि उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान लगातार चल रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पे इसी क्रम में लोगों को जागरूक भी लगातार किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम में हेलमेट के प्रति जागरूक किए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया श्री राघवेंद्र कुमार ने यातायात पुलिस, थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से प्रेमनगर और पुलिस लाइन में हेलमेट के प्रति जागरूकता कार्यक्रम किए, जिसमें उपस्थित सभी आमजन को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने और उसकी उपयोगिता के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। अभियान में ISI मार्क के लगभग 125 हेलमेट भी वितरित किए गए। अभियान का मुख्य उद्देश्य बिना हेलमेट वाहन चलाने के कारण
अकारण होने वाली मृत्यु को रोकना और उसके प्रति जागरूकता करना है। और जागरूकता कार्यक्रम में निर्धारित रूपरेखा के अनुसार लोगों को हेलमेट लगाने को लेकर जागरूक किया। साथ ही लोगों को यातायात के नियम के बारे में जानकारी दी। लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए हेलमेट मैन किताब के बदले जगह जगह सड़कों पर फ्री हेलमेट बांट रहे हैं। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। बजट सत्र के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में 5 दिन का बजट सत्र तय हुआ था, लेकिन समय से पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व बजट में सरकार द्वारा जो धनराशि विभागों को दी गई, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। पीठ से निर्देश आए हैं। अब पीठ के निर्देशों का अनुपालन सरकार कितना करती है कितना नहीं करती है, ये तो हम जब सत्र होगा तभी कह पाएंगे। हम सत्र में पूछेंगे कि हमारा सामने अगर बुलाते तब तो कोई बात समझ में आती नहीं, हम वही कह रहे हैं। अब जब सत्र आएगा तभी तो हम पूछेंगे कि हमने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया था, उस पर क्या कार्रवाई की गई। पिछले वर्ष अनुपूरक और सप्लीमेंट्री और एनुअल बजट 41% पैसा विभागों को देने के बावजूद खर्च नहीं हुआ। तो क्या सरकार ऊपर 41 खर्च हुआ बस। हाँ, खर्च हुआ। क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, कोई उन पर एक्शन लेगी? उत्तराखंड जल संस्थान अब विजिलेंस सेल का गठन किया गया है। यह विजिलेंस सेल उन लोगों की धरपकड़ करेगा जो अवैध रूप से पानी के कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं। एक तरफ जहां पेयजल किल्लत को दूर करने की कवायद में जल संस्थान जुटा है, तो वहीं अवैध रूप से पेयजल कनेक्शन का उपयोग करने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। जल संस्थान के सचिव प्रशासन सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने विभाग को जानकारी दी और कहा कि विभाग ने विजिलेंस सेल का गठन किया, जिसके चलते पानी के कनेक्शन की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि अधिशासी अभियंता और डिवीजन स्तर पर समय समय पर निगरानी की जाती है और पानी की कनेक्शन की चोरी करने वालों पर कार्रवाई भी की जाती है। अब विजिलेंस सेल के गठन से पानी कनेक्शन की चोरी पर काफी हद तक लगाम लग पाएगी। हमारे यहाँ जैसे पेयजल विभाग में कई बार इलीगल कनेक्शंस पाए जाते हैं और पानी की उसमें जो थेफ्ट है उसके लिए हमारे विभाग द्वारा हालांकि पहले भी कार्य किए जाते हैं। अधिशासी अभियंता डिवीज़न स्तर पर भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग होती है और अभी विभाग में एक सेल अलग से भी इसका गठन किया है। विशेष रूप से जो इस प्रकार के कनेक्शंस की चोरियाँ हैं, पानी की चोरी हैं, और उस पर थोड़ा उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करने के लिए ताकि इस चीज़ को कम किया जा सके, इसके लिए सेल का गठन किया गया है। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के यशस्वी लोकप्रिय सीएम पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर तमाम लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड राज्य में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बदले गए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की को जनता मानती है और ऐसे में सीएम धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस के कई सदस्यों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान बीजेपी ने सभी का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि सीएम धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है और उसी से लोग प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका प्रशासन और व्यापारी आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि बागेश्वर में नगरपालिका प्रशासन की तरफ से क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। शहर के श्रीनौला क्षेत्र में फैले अवैध खोखा चलाने वाले अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाना भारी पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने नगरपालिका प्रशासन का विरोध जताया। बता दें कि उत्तराखंड में G20 बैठक होने वाली है और जिसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही है और ऐसे में उत्तराखंड के कई इलाकों में व्यापारियों की तरफ से किया गया अतिक्रमण को नगरपालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से ध्वस्त किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारी में काफी रोष देखा जा रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में
बढ़ते हैं आगे, जहां पर यह मामला सामने आया है कि किस तरह से यहां पर जो लोग हैं वो बेहद परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस बीच यहां पर कुछ खबरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बागेश्वर के रीमा क्षेत्र के उडियार में खड़िया खदान में काम करते समय 2 मजदूर मलबे की चपेट में आ गए और घायल हो गए, जबकि तीसरा घबराकर बेहोश हो गया। खदान संचालक ने घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी और खुद ही मजदूरों को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर ले गया। घटना का पता चलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच करने की बात कही। घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को ना देने से घटना पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल तीनों मजदूरों को इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल मामले में जांच भी जारी है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मजदूर है वो घायल हुए थे, उन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि इसको लेकर भी हालांकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो खदान है वहाँ पर किस तरह से काम होता है। बागेश्वर में उस वक्त हड़कंप मचा जब बागेश्वर के रीमा क्षेत्र के उडियार में खड़िया खदान में काम करते वक्त 2 मजदूर इसकी चपेट में आ गए और जब ये हादसा हुआ उस बीच यहाँ पर हादसे में 2 मजदूर घायल भी हो गए हैं, जब तीसरा घबरा कर बेहोश भी हो गया। खदान संचालक ने घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी, लेकिन खुद ही मजदूरों को इलाज के बाद हायर सेंटर ले गया। घटना का पता चलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे, मामले की जांच करने की बात कही और घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को न देने से घटना पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल तीनों मजदूरों का इलाज अस्पताल में जारी है। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बागेश्वर शहर के सीमावर्ती गांव घिरौली जोशीमठ गांव में किराए के मकान में रहने वाले 4 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी, जिसका पुलिस प्रशासन ने खुलासा किया। वहीं एसपी बागेश्वर हिमांशु कुमार वर्मा का कहना है कि पुलिस को मौके से 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतका अंजलि ने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि घर की आर्थिक स्थिति बदतर थी, घर में खाने के लिए राशन तक नहीं था और साथ ही एक व्यक्ति की तरफ से लगातार पैसों को लेकर घर में आकर महिला और बच्चों को डरा धमका रहे थे। वहीं सुसाइड नोट में पैसे मांगने वाले देनदारों के नाम तक लिखे गए हैं। आपको बता दें कि एसपी बागेश्वर ने सुसाइड नोट के आधार पर मौत के लिए विवश करने वालों पर एक मुकदमा लिखा है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले में अब आगे की कार्रवाई कर रही है। तो आपको बता दें हुआ है और उस सुसाइड नोट को पढ़ने पर उसमें जो है उसमें कारण भी उसमें लिखे हुए हैं। वो सुसाइड नोट जो बड़ी बेटी है जो 7th-8th क्लास में पढ़ती है, अंजलि नाम है उसका, उसने लिखा है और उस नोट को पढ़ के उसमें जो है कारण बताए गए हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी और उनके पास जो है खाने पीने के लिए राशन भी नहीं था। उनके जो पिता है यानी कि भूपाल राम, वो जो है मतलब 1 तारीख से घर पे नहीं आया है और उसमें मतलब काफ़ी बड़ा उसने लंबा चौड़ा उसमें लिखा हुआ है और उसमें मतलब उसमें बताया है कि जो देनदार हैं मतलब जिनको भोपाल सिंह ने बहुत लोगों से पैसे उधारी लिए हुए थे और जिसके चलते 10 तारीख को अभी एक मुकदमा भी उसमें पंजीकृत हुआ है। सुसाइड नोट में कि जिन जिन लोगों ने उनके पैसे मांगे हैं और जो उन पर दबाव बना रहे थे पैसा करने के लिए, तो उसके चलते जो है हमने एक मुकदमा जो है पंजीकृत उसमें कर दिया है कल रात कोतवाली में। और उस सुसाइड नोट को जो है और अच्छे से पढ़ने के लिए मतलब उसका अवलोकन करने के लिए हमने जो है एक टीम भी हम बना रहे हैं जो सीओ बागेश्वर के इमीडिएट उसमें जो है निर्देशन में काम करेगी। और इसकी जो उसमें सुसाइड नोट पढ़ने में उसमें एक दो चीज़ें और भी लिखी हुई थी, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि पुलिस का लोकल पुलिस का उनको सहयोग जो है नहीं मिला जब लोग उन्हें जो है पैसे मांग रहे थे, तो जिसके चलते जो है SHO को मैंने लाइन हाजिर कर दिया है आज। कल दुग्ध उत्पादों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दुग्ध उत्पादों का पिछले 1 साल से बकाया दुग्ध प्रोत्साहन राशि को सरकार ने जारी कर दिया है। उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन के प्रशासक और नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादों का प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है और जिसके तहत सरकार ने 15 करोड़ 37 लाख रुपए जारी किए हैं, जिसको लेकर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा ने बकाया राशि जारी करने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब उत्तराखंड का बहुत चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर को हत्याकांड के बाद पहली बार कोटद्वार न्यायालय में ट्रायल के लिए पेश किया गया। बता दें कि जनपद पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गंगा भोगपुर राजस्व क्षेत्र से 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिसोर्ट में कार्यरत अंकिता एकाएक गुमशुदा हो गई। अंकिता की गुमशुदा के बाद पिता ने राजस्व क्षेत्र में गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करवाई। वनंतरा रिसोर्ट राजस्व पुलिस क्षेत्र में होने पर राजस्व पुलिस 3 दिनों तक गुमशुदा अंकिता को बरामद नहीं कर पाई। वहीं पुलिस ने वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य से सख्ती से पूछताछ करने पर पुलकित आर्य, दोस्त अंकित गुप्ता व सौरभ भास्कर की निशानदेही पर अंकिता भंडारी का शव चीला बैराज से उत्तराखंड पुलिस ने बरामद किया। अंकिता हत्याकांड की जांच उत्तराखंड सरकार ने SIT को दी है। जांच टीम SIT ने तीनों आरोपियों पर हत्याकांड की गंभीर आरोप लगाते हुए जेल भेज दिया था। वहीं 18 मार्च को पहली बार भारी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपियों को कोटद्वार न्यायालय में पेश किया गया। अंकिता भंडारी के अधिवक्ता अमित सजवाड़ ने बताया कि जांच टीम SIT द्वारा अभियुक्तों पर आरोप तय किए गए हैं और आरोप चार्जशीट तय की जाएगी, जिसके बाद अंकिता हत्याकांड मामले में न्यायालय विधिवत अभियुक्तों व गवाहों की सुनवाई की जाएगी। वहीं अंकिता हत्याकांड के बाद पहली बार कोर्ट में पेश होने पर स्थानीय लोगों ने अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को सजा देने की मांग की है। हालांकि जमानत याचिका भी यहाँ पर लगाई गई थी और जमानत याचिका जो कि खारिज हो गई है। स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग की है और कहा है कि जो अंकिता भंडारी की 3 आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मांग अभी से नहीं, कई समय से हो रही है। जो असल आरोपी हैं उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर की निशानदेही पर अंकिता भंडारी का शव क्योंकि चीला बैराज से ही उत्तराखंड पुलिस ने बरामद किया था और अंकिता हत्याकांड की जाँच उत्तराखंड सरकार ने उस वक्त SIT को दी थी। जांच टीम SIT ने 3 आरोपियों पर हत्याकांड की गंभीर आरोप लगाते हुए जेल भेज दिया था। वहीं 18 मार्च को पहली बार भारी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपियों को कोटद्वार न्यायालय में पेश किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।